नमस्कार साथियों, आशुतोष नाम है मेरा और आप इस समय मौजूद हैं सिलेक्शन गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2025 को लेकर के हमारी करंट अफेयर्स की पहली सीरीज आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। 6 और 7 तारीख को परीक्षा है और आप सभी का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, मतलब सिटीज आ चुकी है। तो उस परीक्षा को ध्यान में देते हुए हम ये पहली सीरीज आज स्टार्ट करें करंट अफेयर की। तो हमारे साथ जुड़िए और बेसिकली आप ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स पढ़ते समय पेन और पेपर ले करके बैठें, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? ऑप्शन ए है बी आर गवई, ऑप्शन बी डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी संजीव खन्ना या ऑप्शन डी दीपक मिश्रा। तो 1 मिनट का आपको टाइम मैं दे रहा हूँ, आप समझ पाइए और इसका उत्तर लगाने की कोशिश करिए अपने दिमाग में, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि इस देश में न्याय को देने में जो सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करता है, उसका मुख्य न्यायाधीश इसमें से कौन व्यक्ति बना? चलिए आंसर देखते हैं। तो जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो भूषण रामकृष्ण गवई, बी आर गवई जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। 50 सेकेंड याद रखिएगा, 50 सेकेंड है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? संजीव खन्ना को। संजीव खन्ना की जगह ये आए हैं, कॉपी लेके लिख लीजिए कि 51 संजीव खन्ना थे। और 50 कौन था? तो आपको बता दूं, इसमें हम नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 50 थे डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। अब यहाँ कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि आर्टिकल 124 के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु है। प्रथम सीजीआई याद कर लीजिए, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो हीरा लाल जे कन्हैया थे। कभी कभी यूपी के आयोगों द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। तो यहाँ आपको 51, 52 और 50वां तीनों दे दिया गया है, आप कॉपी लेकर के तीनों को लिख लीजिएगा 50 से लेकर के 52 पे। अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? 58वां बाघ अभ्यारण्य। Which national park has been declared as India's 58th टाइगर रिजर्व? यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। चलिए 30 सेकंड का आपको समय मैं दे रहा हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये माधव नेशनल पार्क ही है। 58, 57 जो था वो राता पानी था। देखिए, 58 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? एमपी में। लिख लीजिएगा, कॉपी लेकर के जरूर बैठिए, कॉपी पे इस चीज को आप लिखते चलिए साथ साथ में। पीडीएफ मिल जाने से या फिर वीडियो देख लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन गुरुकुल सिर्फ इसलिए आपके साथ यहाँ मौजूद है कि आप हमारे साथ पढ़ करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करेंगे और मजबूत करेंगे। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं। और जो 57वां जो है, 58वां जो था वो माधव नेशनल पार्क यहाँ है, और 57 भी था रातापानी टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों करंट के भी हैं, रातापानी और माधव नेशनल पार्क। एमपी में टोटल 9 है, ये आपको नहीं पढ़ने की कोई जरूरत है, बस इतना याद रखिए कि रातापानी और माधव नेशनल पार्क ये दोनों एमपी में हैं। एमपी में पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वृक्षावरण ज्यादा है, इस वजह से शिकार कम होता है, वहां पे शेर ज्यादा हैं, इस वजह से टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा माधव ये मध्य प्रदेश में ही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? देखिए, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स, ऐसे कुछ रैंक्स अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इसको याद कर लीजिए, सिर्फ इसको समझने की कोशिश मत करिए, समझने जैसा इसमें कुछ नहीं, इसको रटना है बस आपको कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक थी। आप देखिए, पहले इसको पब्लिश कौन करता है? तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ये जरूरी है, इसको आप देख लीजिएगा। रैंक इंडिया की 118 है, मतलब हिंदी में 118। और ध्यान देने लायक बात यह है बच्चों कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुशहाल है इस रिपोर्ट के मुताबिक। पाकिस्तान 109वें रैंक पे है और नेपाल 92 नंबर पे, बांग्लादेश 134। तो खैर इन सब से आपको नहीं मतलब है, आपको बस इतना याद रखना है कि भारत की जो रैंकिंग वो 118वीं रैंकिंग है।
साथ ही साथ आप देखेंगे जो टॉप कंट्रीज़ है, तो ये फ़िनलैंड, डेनमार्क, ये टॉप पे हमेशा रहते हैं। ज़्यादातर यही कंट्रीज़ आपको टॉप पे हर हर रिपोर्ट में देखने को मिलती हैं। लास्ट अफ़गानिस्तान है। तालिबान के आने के बाद चूँकि वहाँ पे अशांति बढ़ चुकी है, तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा दुखी लोगों को देखते हैं। इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं कि जीडीपी क्या होनी चाहिए। भाई खुशहाली का पैमाना क्या होगा? रुपया समृद्धि, जिसके पास जितनी समृद्धि उतना ही खुशहाली, लेकिन पाकिस्तान हमारे सामने तो कहीं टिकता नहीं जीडीपी के मामले में। तो खैर आप इस पे मत ध्यान दीजिए, लेकिन सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन, हेल्थी लाइफ, ये तमाम इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते। आपको बस परीक्षा में इंडिया की रैंक देखनी है, कौन पब्लिश करता है और कौन लास्ट पे और टॉप पे कौन है। कॉपी लेकर के बैठिएगा और उसको लिखिएगा ज़रूर। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आपका सबका भारत का सबसे प्रिय क्वेश्चन है ये, मतलब ये टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रिय है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का खेल है, सबको पता है भारत ने जीता है। कप्तान रोहित शर्मा थे। मैच मुझे याद है भाई, बहुत ही रोमांचक मैच हो गया था। तो इंडिया जीता है, थर्ड टाइटल है। रनर अप न्यूजीलैंड था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिंद्र रविंद्र। मोस्ट विकेट मैट हेनरी न्यूजीलैंड के थे। मेजबान आप देख लीजिए पाकिस्तान, यूएई। यूएई ध्यान में रखिएगा क्योंकि भारत ने अपना जो मैच था वो इसी सरजमी पे खेला था, वो पाकिस्तान नहीं गया था खेलने, बीसीसीआई ने खेलने से मना कर दिया था। दैट्स व्हाई इंडिया नॉट प्ले इन पाकिस्तान। थर्ड टाइटल है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा, कब भारत ने जीता है, कितनी बार जीता है। अब क्वेश्चन है ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑस्कर मतलब आप फिल्में वगैरह के शौकीन होंगे तो इस वर्ड से आप वाकिफ होंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये एनोरा ही है, इसने ही जीता है। बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। ऑस्कर फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रख लीजिएगा कि अनोरा ने जीता है। एनोरा सर्वश्रेष्ठ, ये 97वां अकादमी पुरस्कार था, 97th। ये जरूरी है, पूछ लेगा कि कौन सा अवार्ड था इस बार। फिर आप एक्टर बस देख लेना, एड्रियन बॉडी किस मूवी के लिए दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस। बाकी और कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा पूछता नहीं है। आप बस इतना सही मतलब रखिए जितना आपको जरूर हो। Who has been awarded the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024? 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो ज्ञानपीठ अवार्ड ही होता है। तो इस बार जो अवार्ड मिला है वो विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला हुआ है। याद रखिएगा आपके टीचर का नाम आशुतोष शुक्ला है और आपको ज्ञानपीठ जिसको मिला है वो विनोद कुमार शुक्ला है। तो आप ऐसे ट्रिक लगा करके इस चीज को याद कर सकते हैं। भाई जातिवाद नहीं है, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपको 11 लाख रुपए नगद मिलते हैं। पहला जी शंकर कुरूप जी ने जीता था। ये छत्तीसगढ़ के हैं, याद रखिएगा। दे देगा प्रश्न में कि विनोद कुमार शुक्ल का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यूपी के जो आयोगों की परीक्षाएं होती है उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड, साहित्यिक पुरस्कार है, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार। अब ये है चंद्रयान 5 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 5 मिशन विल बी लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद विच स्पेस एजेंसी? 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, सोचिए। देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ऐसे अक्सर प्रश्न पूछ देता है ना कि रॉसकॉमोस किस देश का है, ईएसए किसका है, नासा किसका है, जैक्सा किसका है। ठीक, ये प्रश्न में अक्सर दे देगा और सामने कंट्री दे देगी। मैच द कॉलम करना है आपको, मिलाना है इसको। तो आप इसको मिलाने के लिए याद कर लीजिए कि जैक्सा जे फॉर जापान, नासा सबको पता ही, ईएसए यूरोपियन का है और रॉस्कोमोस ये आर फॉर रशिया होगा। इसको याद रख लीजिएगा, ये अक्सर प्रश्न पूछ देता है। आइए इसका हम आंसर देखते हैं। तो देखिए चंद्रयान 1 से लेकर के 4 तक के सारे मिशन दिए हुए हैं और इसमें आपका जो पहला मिशन था वो 2008 में गया था, दूसरा 2009 में। ये जरूरी है, चंद्रयान 3 ये 2023 में गया था। और शिव शक्ति पॉइंट मतलब हम दक्षिण ध्रुव पे पहली बार, मतलब दक्षिण पॉइंट जो सदर्न पॉइंट था चांद का, हमने वहां उतारा था।
अब ये पूछ रहा है कि भारत का पहला पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? देखिए, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग एक शब्द आपको यहाँ मिल रहा होगा हिंदी मीडियम के बच्चों, हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण। तो ग्रीन वेस्ट मतलब क्या है कि उस वेस्ट को प्रोसेस करके हम अच्छा करेंगे शहर को। तो आप और हम सभी जानते हैं कि इस देश में कई वर्षों से जो सफाई के लिए जो सबसे बेहतरीन शहर का अवार्ड है वो किसको मिलता आ रहा है? इंदौर को। इंदौर मार्क कर लेना बच्चों। देखो ये है, और ये इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है, सेटअप भाई ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत में आता है। ग्रीन वाला जो आपका है स्वच्छ भारत मिशन। और इसमें बस आपको इंदौर याद रखना, और कुछ ऐसा कोई बहुत साइंस नहीं है इसमें। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेरे हिसाब से पर्सनालिटीज के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्तियों के ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें 4 ऑप्शन है: अजय सेठ, हसमुख अढ़िया, तुहिनकांत पांडे, भूषण पांडे। तो आंसर आपको बता देता हूँ मैं, इसका आंसर होगा ये है। देखिए भैया, इनको बनाया गया है सर को। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, आप गूगल कर लेना, इसका आंसर अजय सेठ होगा। ठीक है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है ये। वरुण 2025 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास? देखिए, अक्सर हम क्या कहते हैं ना, हमारे देश की सरकार क्या कहती है कि दूसरे देशों के साथ बाईलेटरल एक्सरसाइजेस करती है, मतलब द्विपक्षीय एक्सरसाइज, मतलब जो हमने इक्विपमेंट्स बना रखे हैं, जो हथियार बना रखे हैं, उनका इस्तेमाल एक एक्सरसाइज के फॉर्म में करती है। तो ये वरुण उसी एक एक्सरसाइज का नाम है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फ्रांस होगा इसका आंसर। और ऐसे ही बहुत से एक्सरसाइज करते हैं, जैसे दस्तलिक करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ, मैत्री करते हैं, मित्र शक्ति करते हैं, सूर्य किरण करते हैं, हम नेपाल के साथ करते हैं। तो ऐसे तमाम ये एक्सरसाइजेज होते हैं। ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए पेन और पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इंडिया फ्रांस के बीच हुआ था, कहाँ हुआ था ये लोकेशन भी जरूरी है, अरेबियन सी में हुई थी। 23वां संस्करण है। संस्करण के क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन बट फिर भी आप इसको देख लेना। अच्छा देखिए, वरुण होता है जब नौसेना आपस में अभ्यास करती है, मतलब जब मैरी टाइम एक्सरसाइज होती है, मतलब समुद्र में एक्सरसाइज होती है, तो वरुण होता है। जब आकाश में होता है तो गरुड़ होता है। और शक्ति होती है जब जमीनी स्तर पे हमारी सेनाएं आपस में अभ्यास करती हैं। तो वरुण और गरुड़, कभी शक्ति कभी पूछा नहीं है, लेकिन वरुण और गरुड़ कभी पूछ ले तो याद रखना कि फ्रांस के साथ होती है एक्सरसाइज। ये बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2025 कबड्डी विश्व कप कौन सी टीम जीतेगी? नहीं, जीती है। ठीक है, बाय मिस्टेक गलती हो गई है, जीती है। देखो यार, टांग खींचने में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है, कोई इंडियंस ही सबसे ज्यादा टांग खींचते हैं। कबड्डी इज अ गेम ऑफ लेग पुलिंग। तो और भी चीजों का गेम है भाई, मतलब मैं बस पढ़ाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। भावनात्मक रूप से आप इस चीज को समझिए कि कबड्डी भारत का एक लोकप्रिय खेल है, मतलब गांव का खेल आप समझिए। तो भारत ने जीता है। ये हुआ इंग्लैंड में था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे लेके लिख लीजिए कि इंग्लैंड में ये गेम हुए थे। इसकी जो मेजबान कंट्री थी वो इंग्लैंड थी, होस्ट। और आप ध्यान दीजिएगा, किसी पुरुष ही नहीं, भारतीय स्त्रियां भी कबड्डी में विश्व चैंपियन इस बार बनी हैं। तो हमारी नारी किसी से कम नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चैंपियन दोनों ही, मतलब संस्करण में विमेंस और मेंस में इंडिया था, और जो जिसको हराया हमने वो इंग्लैंड था। अच्छा देखिए, एक शब्द आ गया, रेमिटेंस। रेमिटेंस ऐसे समझिए, आप में से कईयों के जानने वाले या पेरेंट्स या फादर ब्रदर भैया, बहुत से लोग बाहर रहते हैं। तो वहां से वो कुछ पैसे भेजते हैं देश में कि हमारा परिवार यहाँ खुशहाली से रहे, हमारा मुन्ना पढ़ ले, हमारी बिटिया का ब्याह हो जाए। तो ऐसे वो उस फॉर्म में पैसे भेजते हैं। तो जो पैसा भारत से विदेशों से भारत में आता है ना, जो वहाँ इंडियंस, यहाँ के इंडियन जो वहाँ वहाँ से पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? धन प्रेषण। अब इसका शब्द यहाँ नहीं है हिंदी में, बट रेमिटेंस कहते हैं।
अब पूछा कौन सा देश यूएई से आगे निकल गया, तो अभी तक तो यूएई ही था, लेकिन अब मैं इसका उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स इसका आंसर होगा। आप देखिए, यूएसए दे दिया 27.7 मतलब 27.7% भारतीय धन संप्रेषण, मतलब वहाँ रेमिटेंस इंडिया में आता है। सेकंड नंबर पे यूएई है। अच्छा, एक चीज और है कि सबसे ज्यादा पैसा किस स्टेट में आ रहा है इंडिया में, तो ये महाराष्ट्र में है। देन उसके बाद केरला है, यूपी का इसमें नंबर नहीं है, लेकिन आप दो देख लीजिए, ये दो जरूरी है, महाराष्ट्र में और केरला में। और कितना आया ये फैक्ट पूछ देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, 118.7 बिलियन इस बार टोटल फंड आया है भारत में 2023-24 के डेटा के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल आउटप्ले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अच्छा देखिए, एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार ने, मोदी जी ने स्टार्ट किया कि जो गांव में या जो देशी गौवंश हैं उनकी देखभाल के लिए, मोटा माटी यही है। आप स्कीम पूरा पढ़ने बैठेंगे तो समय लगेगा, पेट की परीक्षा कुछ ही दिन बची हुई है। आप बस इतना समझिए कि एक मिशन आया, उस मिशन के लिए कुछ फंड मतलब पास किया गया, अप्रूव किया गया। वो फंड कितना था, तो ऐसे ही जान लीजिए 3,400 करोड़ रुपए। इसको याद करना है, इसमें इसको रटना ही पड़ेगा, इसको आप समझ नहीं सकते किसी लॉजिक से। देखिए, ये 2014 में लॉन्च हुआ था, मोदी जी जब आए थे। और देखिए, मैं भी कहता देशीय गोजातीय जो हैं गौवंश, गाय और भैंसों के लिए है। इनका जो, ये मत पढ़ो यार, ये क्या है, एम क्या है, बस इतना जानो, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डेयरिंग पशुपालन मंत्रालय, मत्स्य पालन वाला मंत्रालय है। ये याद रख लो कि 2014 में आया था, और कितना फंड दिया गया है, याद रख लेना, 3,400 करोड़ रुपए। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत है, सॉरी, आई अपोलॉजीज। देखो, स्टॉकहोम जल पुरस्कार है ये 2025 में, किसने जीता, तो ये इन भाई साहब ने जीता है। आप पेन पेपर ले करके इनका नाम लिख लीजिए, काफी टेढ़ा मेढ़ा नाम है, मैं बोलूंगा आप कुछ और समझेंगे। गुंटर ब्लॉशल नाम है, हिंदी वाले बच्चों आपके लिए, देखिए अच्छा कहीं कहीं तो अच्छा ही हो जाता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये रिनोन हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब जल विज्ञानी। ये अवार्ड जो है वो 1991 में स्टैब्लिश किया गया है, मतलब 1991 से दिया जा रहा है। ये भाई साहब हैं, इनको दिया गया है, नाम याद रख लेना, गुंटर ब्लॉशल नाम है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। अगर आ जाए परीक्षा में तो मार देना यार। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका उत्तर आपको कौन सा है कि न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंडोनेशिया बना है। आंसर देखने की आवश्यकता नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, इंडोनेशिया है। देखो, इंडोनेशिया नवीनतम बना है। ये ब्रिक्स देशों का एक बैंक है आपस में, जैसे मान लीजिए हम चार दोस्तों ने मिल करके एक छोटा सा गुल्लक ले आया, और गुल्लक ले आकर के उसमें पैसे डालने स्टार्ट किए, और फिर सोचा कि हम उस गुल्लक से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या अपने ही किसी दोस्त को मदद करेंगे उसके किसी घर की शादी में। तो ब्रिक्स एक कंट्रियों का समूह है, जिसमें पहले 5 नेशन थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, अब वो ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स के बाद अब और कई सारे देश ऐड हो गए हैं, देखिए जैसे बांग्लादेश ऐड हो गया है, यूएई, यूरुग्वे, मिस्र, अल्जीरिया, इंडोनेशिया नवीनतम, ये इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है ना वो चाइना में है, याद रखना, चाइना में मुख्यालय। पूछ देगा हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, आप इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। देखो, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है। आप एक चीज नोटिस किए होंगे, कि हम जब छोटे थे तो हमारे घर वाले एक बात बताते थे कि एक जगह है देश में, केरल, जहाँ का रिक्शा वाला भी इंग्लिश बोलता है। तो भाई, इस देश में ना सामाजिक और आर्थिक और इनोवेटिव ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी नई पहल होती है, तो वो 70 to 80% स्टार्टिंग उसकी केरला से ही होती है। अब ये वरिष्ठ नागरिक आयोग इन लोगों ने बना दिया है कि आप कुछ उनके साथ गलत करेंगे तो वो उनका एक अपना आयोग है, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा आयोग है, SC ST आयोग है, OBC आयोग है, तो इसी तरह से एक वरिष्ठ नागरिक आयोग बना दिया गया है। ये केरला में ही है, आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहा हूँ। देखो, केरल राज्य में स्थापित हुआ है, वैधानिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक।
या बुजुर्ग नागरिकों के अधिकार और कल्याण की रक्षा करेगा, मतलब आप किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो ये उस आयोग में जाएंगे और फिर आयोग आपकी वो जांच करेगा। बस इतना याद रखना, केरल में है, ज़्यादा आपको डीपली नॉलेज अभी आवश्यकता नहीं है। अच्छा देखो, पूछा है फाइनेंशियल बिल्स आर गवर्न अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वित्तीय विधेयक संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं, शासित होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आर्टिकल 117 यानी अनुच्छेद 117 के तहत ये होता है। दो तरीके के बिल्स होते हैं इसमें, अब आप ज्यादा मत जानिए, मतलब जो काम की चीजें हैं उसको जानिए। देखिए इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं इसमें, ठीक। अब ये वित्त विधेयक पारित किया गया तो ये याद रखना कि कितना व्यय इस बार भारत सरकार ने किया है, तो 50.65 लाख करोड़ रुपए व्यय किए। कॉपी लेके लिख लो भाई, इसको जरूरी है, ये फिगर्स पूछ देते हैं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी की उधारी थी, 14.1 लाख करोड़ की। राजकोषीय घाटा 4.4%, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ देता है भाई। फिजिकल डेफिसिट टारगेट हमारा इस बार कितने का था। एस्टिमेटेड जीडीपी पूछ देता है, ये फिगर याद रख लो, 263,569.79 लाख रुपीज। देखिए जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, चूंकि रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में है उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँगा तो आप प्लीज़ बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अपना भाई समझ के पढ़ो यार, मतलब कोई वो नहीं है, तुम मेरे चीज़ों को समझो, मैं आपकी चीज़ों को समझूंगा। और ये आपका जो हमारा रिश्ता है ना, काफ़ी लंबा चलने वाला है। सिर्फ पेट ही नहीं, हम इसके लिए बहुत सी यूपीपीसीएस और यूपीएसआई के लिए भी तमाम कोर्सेज लेके आने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही अपना सारा सर्वस्व आपको देने को तैयार हैं। अभी हम 2-3 टेस्ट भी आपको देने वाले हैं पेट से पहले, पेट की परीक्षाओं से पहले, उसको लगा करके पेट की परीक्षा देने जाना। देखो ये फाइनेंशियल बिल के बारे में कुछ दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वालों देख लेना। अच्छा, आर्टिकल 110 मैंने कहता है मनी बिल होता है, आर्टिकल 110 में मनी बिल है। अब कई बार आर्टिकल ऐसे दे देते हैं कि 110 में क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 110 में मनी बिल है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में द्विसंघीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, और हम जो मनी बिल है ना उसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ना प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। इस देश की संसद में सिर्फ दो ही व्यक्ति, मतलब दो ही एलिमेंट्स नहीं है, एक तीसरा एलिमेंट होता है प्रेसिडेंट। आपको मैं बताता हूँ, लिख लेना। लोकसभा प्लस ये आर एस, एल एस का मतलब है लोकसभा, आर एस का मतलब है राज्यसभा, प्लस प्रेसिडेंट। ये तीनों मिल करके इस देश की पार्लियामेंट बनाते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा इनकम्प्लीट है प्रेसिडेंट के बना। मतलब जो भी बिल पास होकर के जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या कोई भी बिल, विदाउट सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आपका एक्ट नहीं बन सकता, वो लॉ नहीं बन सकता, वो कानून नहीं बन सकता। तो प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी होती है फाइनेंशियल बिल में, मतलब मनी बिल में। अब देखो राज्यसभा क्या है ना, कि उसके पास एक पावर नहीं है कि वो लोकसभा द्वारा पास किए हुए मनी बिल को रिजेक्ट कर सके या रिटर्न कर सके। बस वो अपना सजेशन दे सकता है कि हाँ भैया इतना पैसा मत खर्च करो, ज़्यादा देश कंगाल हो जाएगा, या महंगाई बहुत है, या थोड़ा सा और पैसा खर्च कर दो, क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हो। तो राज्यसभा केवल अपना सजेशन दे सकता है, मतलब मेरा छोटा भाई कोई है तो बस वो हमको सजेशन दे सकता है कि आप देखिए इतना पैसा मत खर्च के, लेकिन वो मुझे बताएगा नहीं कि आपको, वो मुझे रोक नहीं सकता। तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, ओनली सजेस्ट। अच्छा, अब देखो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मान लो कोई बिल पेश ही हो रहा है, अब पेश हो गया तो ये कैसे पता चलेगा कि वो मनी बिल है या नहीं बिल है। तो उसके लिए एक अभिभावक बैठा हुआ है लोकसभा में, उन अभिभावक को हम कहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करके बताएगा कि अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है। देखिए फाइनेंशियल बिल मैंने बोला था टू टाइप्स के होते हैं। फाइनेंशियल बिल वन, आर्टिकल 171 क्लॉज 1
can be introduced in Lok Sabha only. President's recommendation. Financial bill to Article 117 clause 3 in both houses. President recommendation. राज्य सभा कैन रिजेक्ट और अमेंड फाइनेंशियल बिल. यहाँ देखना है कि मनी बिल को तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता था, बट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स द राज्यसभा हैव अथॉरिटी टू रिजेक्ट और अमेंड द फाइनेंशियल बिल्स. आप ये देख लेना, मतलब हिंदी में समझा दे रहा हूँ, समझो. राज्यसभा क्या है ना कि वो मनी बिल मतलब धन विधेयक के बारे में अपनी बस राय दे सकता है, लेकिन जब वित्तीय बिल आता है, फाइनेंशियल बिल आते हैं ना, तो उसमें अगर वो बिल लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में गया तो राज्यसभा उसको अमेंड कर सकता है. अमेंड मतलब उसमें कुछ सुधार कर सकता है, कुछ घटा सकता है, कुछ बढ़ा सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा की यहाँ उसके पास पावर है, मनी बिल में पावर नहीं है. मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में अंतर समझने की कोशिश करिएगा. ये हिंदी का पोर्शन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और फिर वही बात है, राज्यसभा वित्तीय विधेयकों को अस्वीकार और संशोधित कर सकती है. ये किताबी भाषा लिखी है, मैंने आपको आसान हिंदी भाषा में बड़े क्लियर शब्दों में समझा दिया है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एबेल पुरस्कार. देखो भैया, एक बड़ा मशहूर पुरस्कार होता है एबेल पुरस्कार. जैसे किसी भी खेल में, किसी भी चीज में जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं. तो ये एबल एक पुरस्कार है. ये जो होता है ना, ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है. मतलब जो बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है, वो गणितज्ञ को ये पुरस्कार दिया जाता है. और इस बार का जो अवार्ड मिला है ना, वो मसाकी काशीवारा को मिला है. ही इज अ जैपनीज पर्सन जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है. एबल पुरस्कार कॉपी लिख के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मसाकी काशीवारा. और आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ. ये सर हैं मसाकी काशीवारा जी, जैपनीज हैं. हाँ, और इसमें दिया नहीं है. हाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है जैपनीज. जैपनीज इसमें दिया हुआ है. और ये अवार्ड देता कौन है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स. कमेंट में बताना क्या ये संस्था कोई और अवार्ड भी देती है या इससे मिलता जुलता ये कोई और अवार्ड दे रही हो. मसाकी काशीवारा ये एबल पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा. एबल पुरस्कार यही है. यार ये देखो, ये क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप कर दो, आंसर बता दूंगा. कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कलकत्ता हाई कोर्ट. अब मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? कलकत्ता हाई कोर्ट हमारे देश की सबसे पुरानी हाई कोर्ट है, इतना याद रखना. बहुत पहले बनाया गया था. एलिजा इम्पे इसके सबसे पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, ब्रिटिश थे. और ये सामने 4 नाम दिए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. आंसर देख लीजिए. जौमाल्या बागची जी बने हैं. देखिए, पेट या उत्तर प्रदेश एग्जाम की परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा. कॉमन सेंस क्या है कि अगर आप यूपी की परीक्षाएं दे रहे हैं ना, तो ज्यादातर फोकस करिए यूपी पे. अब आप पश्चिम बंगाल पढ़ेंगे, त्रिपुरा पढ़ेंगे, मेघालय पढ़ेंगे, तो जो काम की चीज़ है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको. बट ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी रटाता चलूँ, कुछ भी पढ़ाता चलूँ. तो सिलेक्शन गुरुकुल का काम ये नहीं है कि आपको बस वो 1,000 क्वेश्चन दे दे और फिर बाद में क्लेम कर ले कि अरे हमारे में से तो आया था. तो हम ये काम नहीं करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ एक काम की चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस करता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 होती है, और एक सीजीआई को लेकर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनको लेकर के 34 हो जाती है. याद रखिएगा, ये फिगर जरूरी है. जो फिगर है ना 33 + 1 34, ये डेटा जरूरी है क्योंकि इतने ही चीफ जस्टिस, मतलब इतने ही जज सुप्रीम कोर्ट में होते हैं. ये एक उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल अनुच्छेद 124, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ देता, बहुत कॉमन आर्टिकल है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए. और हम आपको जो मटेरियल देंगे उसमें भी ये होगा ही, लेकिन आपको बता दो 124 याद रखिएगा. लास्ट का 4 याद रखिएगा और लास्ट का 4 यहाँ याद रखिएगा. तो इतने ही, मतलब 4 4 मतलब 34 टोटल जज होते हैं और 124 आर्टिकल है इसका. अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस साइंस के में भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, परीक्षा में पूछेगा भी, आप देखिएगा भी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, ये तो एक अलग बात है। बट ट्यूबरक्लोसिस होता किससे है? एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, ये इससे ये होता है। इसका उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। 24 मार्च को मनाया जाता है ये। ठीक है, 24 मार्च। हाँ, देखो ऐसा है ना भाई दोस्तों, कि किसी किसी जैसे दिवस का ना थीम पूछ दिया जाता है कि इस साल की थीम क्या थी। तो जो 2025 की थीम थी इंग्लिश में वो ये है, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। और हिंदी में है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हों, निवेश करें, परिणाम दें। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। टीबी बीमारी किसकी लेंथ थी बीमारी है, और रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था इस बैक्टीरियम को दैट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। रॉबर्ट कोच, याद रख लेना, पूछ देता है कभी कभी साइंस के जो पोर्शन वाला, साइंस में जो पोर्शन होता है ना क्वेश्चन का, उसमें एक क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने खोजा, कौन से बैक्टीरिया से होता है, तमाम ऐसी चीजें। बट डेट याद रखना है 24 मार्च, इसी दिन खोजा था, इसीलिए इस दिन मना लेते हैं। मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? देखो, अगर आप न्यूज़पेपर से अवेयर होगे तो आपको पता होगा कि हम किस देश की बात करने जा रहे हैं। अगर नहीं अवेयर हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो हम उसके लिए बैठे हैं, बट न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका उत्तर होगा कनाडा। देखिए, एक वहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ट्रूडो करके। मुझे पूरा नाम नहीं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, ट्रूडो नाम हुआ करता था उनका, बस इतना आप जानो। एंटी इंडियन वो बयानबाजी किया करते थे, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते थे। तो उनकी जगह मार्क कार्नी आए हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए, कनाडा, लिबरल पार्टी, जस्टिन ट्रूडो। देखियो, जस्टिन ट्रूडो में बता रहा था। अब ये सब मत पढ़ना है कि कौन सी पार्टी है लिबरल पार्टी, ये तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, उतना ही पढ़ो जितना जरूरी हो, हम यहाँ फर्जी ज्ञान आपको नहीं देते। ये भी ना पढ़ना है कि कितने नंबर के पीएम बने, क्या है। बस कहाँ के हैं मार्क कार्नी, कनाडा के। देखो, ये कनाडा का मैप है, इसके बगल यूएस। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो ज्योग्राफी का भी मैं आपको यहाँ सॉल्व करा दे रहा हूँ, कि ये जो कनाडा की जो कोस्टल लाइन है ना, ये विश्व में सबसे बड़ी है। देखो, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होकर के ऐसे 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 ये पूरा हडसन बे को होते हुए यहाँ गई है, प्लस इधर भी है। ठीक। तो प्रश्न कई बार परीक्षा में ऐसा पूछ दिया जाता है कि विश्व में सबसे बड़ी जो बाउंड्री है, समुद्री सीमा, ठीक, वो किसकी है? देखो, अब अचानक से एक नया क्वेश्चन निकाल दिया मैंने करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी का। तो यही है, आपको रिलेट करके पढ़ना है। पढ़ाई ऐसे ही होती है। आप ये समझ लो कि मैं बस आज ये पढ़ लूंगा, जो सर ने पढ़ाया है उसको रट लिया, नहीं। आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, देखना होगा कि और क्या क्या इसमें चीजें हम निकाल सकते हैं। अब देखो, यूएस और ये यूएस है, ये कनाडा है, फिर अटलांटिक ओशन इसके बगल में है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, तमाम चीज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि विश्व की जो सबसे बड़ी समुद्री रेखा है वो कनाडा की। लिख लेना भाई, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं। मैं पढ़ चुका हूँ जो मुझे पढ़ना था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस। अब देखो, अभी एक अभ्यास हमने आपको पढ़ाया था, वरुण गरुड़ दोनों पढ़ाए थे। अब आ गया खंजर। ठीक। कि खंजर किस देश के साथ हुआ? भारत का जो खंजर एक अभ्यास हुआ था, किसके साथ हुआ था? चलो अच्छा, इसमें कुछ नोटिस कर पा रहे हैं आप? कुछ तो कर पा रहे होगे। खंजर कैसे लिखते हैं? KHANJAR, खंजर। ठीक। ऑप्शन में कहीं के दिख रहा है? के है? ऐसा ही होता है दोस्तों, बहुत साइंस नहीं है, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है। मैं यहाँ आंसर कहीं दिया नहीं है, बट अभी मैं आपको आंसर खोलूंगा तो दिखा दूंगा। तो जो खंजर एक्सरसाइज में किर्गिस्तान के साथ हुई, आइए आंसर देख लेते हैं। ठीक, किर्गिस्तान के साथ। तो कई बार जो एक्सरसाइजेस के नाम होते हैं ना, वो जो हमारी जो पड़ोसी, मतलब जो सहयोगी जो देश है जिसके साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके नाम से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये किर्गिस्तान का मैप है, इसकी जो कैपिटल है ना, बिश्केक। और इनकी जो करेंसी है, सोम। याद रखना, पूछ लेता है ना कि अक्सर, मतलब इसके आप कैपिटल बताओ, करेंसी बता दो कि सोम कहाँ की करेंसी है।
और देखो ये जो खंजर अभ्यास हुआ था, ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। मतलब इसमें सभी जो क्या कहते हैं फोर्सेज हैं, वो सारी फोर्सेज गई थी। और हुआ कहाँ था ये याद रखना, टोकमोक एक जगह है किर्गिस्तान में ही। कहाँ हुआ था? टोकमोक, किर्गिस्तान। खंजर एक्सरसाइज किसके साथ हुई थी? किर्गिस्तान के साथ। वरुण किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ। गरुड़ किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ। अब वरुण और गरुड़ में क्या अंतर है ये देख लेना, पढ़ाया है, वीडियो बैक करके देख लेना, गूगल करके देख लेना। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ, पड़ोसी देश है हमारा, सूर्य किरण, उसके साथ देख लेना। दस्तलिक होता है एक उज्बेकिस्तान के साथ। तो तमाम होता है दस्तलिक। देखो दस्तलिक ऐसे लिखते हैं। दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था ये। सी ड्रैगन अभ्यास, देखो एक और अभ्यास आ गया। पूछा है सी ड्रैगन अभ्यास हैज बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री। अच्छा देखो अभी पूछा था किसके किसके साथ हो रहा है, अब पूछ रहे कि कहाँ हो रहा है। अभी मैंने बताया ना आपको कि देख लेना कहाँ हुआ। जो लास्ट वाला है हमारा अभ्यास, खंजर, कहाँ हुआ था? टोकमो किर्गिस्तान में। तो अभी आप देख लो ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि कहाँ हुआ था सी ड्रैगन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सी ड्रैगन कुछ अगर समझ में आ रहा हो, सी या कुछ ड्रैगन से या ऐसा कुछ। देखो स्थान है गुआम, अमेरिकी द्वीप में हुआ था, प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक ओशियन में हुआ था। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आप ऐसे याद ना, क्वाड कंट्रीज थी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। क्वाड, क्वाड क्या है? देखो क्वाड एक चार देशों का एक समूह है। जैसे आजकल के बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप का नाम रख लेते हैं पैंथर ग्रुप, टाइगर ग्रुप। तो ऐसे ही देशों ने अपना एक ग्रुप रख लिया है ये क्वाड करके। और इसमें बस आपको एक और याद रख लेना, दक्षिण कोरिया। ठीक। मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी। भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? देखिए एक चीज आपको बता दूं और परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ मैं आपको प्रश्न उत्तर ही नहीं कराने आया हूँ, कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं या पढ़ाई कैसे करते हैं उनको, उस चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप परीक्षा दीजिए या किसी चीज़ की तैयारी करिए जो गवर्नमेंट एग्जाम से, तो गवर्नमेंट का फोकस कहाँ होता है उसको ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आते कहाँ से हैं। मेरे कई दोस्त कहते हैं कि यार तुम्हारे बताए प्रश्न आ जाते हैं। तो देखिए ऐसा होता है ना कि आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बन किस पे रही है। जैसे हमारे ट्राइबल्स भाई बहन हैं, गवर्नमेंट उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। विमेंस के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। तो अगर कुछ विमेन ने अचीव किया या किसी हमारे ट्राइबल भाई बहन ने कुछ अचीव किया है, तो ऐसी आशंका होती है कि अमूमन वहां से प्रश्न आ जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा अंजू रति राणा जी हैं, भारत की पहली महिला विधि सचिव, लॉ ऑफिसर हैं, लॉ सेक्रेटरी। और यही है वो, फर्स्ट विमेन है, याद रखिएगा। बस और जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड? मतलब एक वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट हुई थी, वो कहाँ हुई थी? देखो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है ना तो ज़्यादातर वो लखनऊ में होगा। बट अगर ऑप्शन में आपको चार कुछ मिल रहा है, मतलब जो यूपी के बाहर का ऑप्शन है, और उसमें दिल्ली दिया है और आपको वो उत्तर नहीं आ रहा है, तुक्का ऐसे ही मारते हैं। तो तुक्का से लगाना भी सीख लो। आंसर बता दूंगा अभी, बट तुक्का लगाना भी सीख लो। तो वो दिल्ली ही होता है। आप देखना 10 में से 8 चीज़ें जो होती हैं, 7 चीज़ें वो दिल्ली में आपको मिलेंगी। बाकी एक दो मिल जाएगा मुंबई में या फिर उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, लेकिन जो 90 मतलब 70% चीज़ें हैं वो आपको दिल्ली में ही मिलेंगी। उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। एक टेरी करके संस्था है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी। ठीक, उसने ये कराया था। और देखो इंडिया एम फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ही प्यारा प्रण है कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे। मतलब कार्बन का इस्तेमाल इतना कम कर देंगे कि वो नेट जीरो तक पहुंच जाए। नेट जीरो की परिभाषा और काफ़ी बृहद है, वो मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो थोड़ा 10-15 मिनट क्लास और खिंच जाएगी। मैं समझ रहा हूँ आप काफ़ी देर तक बैठ चुके हैं। अब आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करिए, 5 मिनट क्लास और लूंगा, इससे ज़्यादा क्लास नहीं लूंगा।
बस 5 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं चलेगी आपकी। संस्था है टेरी, याद रख लेना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किस देश ने सर्कुलरिटी के लिए शहर गठबंधन शुरू किया? विच कंट्री हैज लॉन्च द सिटीज कोलिजन? ठीक है, तो देख लो यार, का आंसर है इंडिया में राजस्थान है। इंडिया ही है, इंडिया ही करता है ये सब काम। इंडिया ने किया था। अच्छा, अब देखो, एक अभी ये वन राष्ट्र सब एक चीज करने के पीछे मोदी जी हो गए कि देश को हम एक करेंगे। एक है भी मोदी जी और जो प्रधानमंत्री जी हैं और भारत सरकार है हमारी, वो सब एक काम ही कर रही है। भाई मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब बस बता रहा हूँ कि सरकार अभी एक देश से एक इलेक्शन करा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसी तरह वन नेशन वन पोर्ट है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह। कौन करेगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो मैं बता रहा हूँ, सीधा ऐसे ही लगाते हैं। जैसे इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है बंदरगाह, ठीक, पोर्ट, ठीक है। अब नितिन गडकरी जी तो रोड बनवाते हैं, वो करेंगे नहीं। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं कर सकते हैं, बट इनके जब मिनिस्टर इन्होंने पॉइंट मतलब रख रखा है अपने कैबिनेट में, तो ये क्यों ही करेंगे? तो सर्बानंद सोनोवाल जी है ना, ये पोर्ट के ही मिनिस्टर हैं। मैं आपको उत्तर ही दिखा देता हूँ, याद रखना। सर्बानंद सोनोलाल, इन्होंने ही इसका मतलब अनावरण किया है वन नेशन वन पोर्ट का। देखो यहाँ दिया हुआ भी है, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अनावरण किया गया, बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं ये। ठीक। अब लॉजिस्टिक परफॉर्म इंडेक्स अब पूछ देगा, देखो परीक्षा में पूछ देगा ना, कि सागर अंकलन क्या है? सागर आकलन, अंकलन नहीं होगा, आकलन होगा या अंकलन होगा, जो भी है थोड़ा सा आप गूगल कर लेना। मतलब मुझे लग रहा है आकलन होगा ये, टाइपिंग मिस्टेक है या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सागर आकलन क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा सागर आकलन क्या है। अब वो क्या है, अब आप देख लो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जैसे हम आप पढ़ते हैं हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर साल स्कूल से पेरेंट्स को दिया जाता है, वैसे ही एक परफॉर्मेंस इंडेक्स है सागर अंकलन। लिख लो भैया, कॉपी खोलो और इसको लिख डालो। केवल वीडियो देख लेने से एग्जाम नहीं निकलता। और पेट को याद रखना, हल्के में मत लो पेट को। पेट में स्कोर करोगे तो ही आगे वैकेंसीज में फॉर्म भर पाओगे। तमाम वैकेंसीज आने वाली हैं पेट 2025 के माध्यम से, और 3 साल ये रहने वाला, मतलब 3 साल तक पेट नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट किस दिशा में सोच रही है और कितने परीक्षाएं इससे आने वाली हैं। तो 3 साल अफसोस करने से अच्छा है 10 4 5 दिन बचे हुए उसमें को पढ़ लो, और जो 3 टेस्ट सिलेक्शन गुरुकुल आपको देने वाला है उससे लगा लेना, और ईश्वर का नाम लेना, जा करके आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। स्कोर अच्छा करके आना है, मतलब सिलेक्शन लेना है भाई, तो सिलेक्शन गुरुकुल से जुड़िए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक बताइए, और जहाँ हो सके इसका प्रचार करिए, क्योंकि ये हमारी नहीं आपकी खुद की संस्था है। चलो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि हम सभी ने कभी ना कभी एक पिक्चर जरूर देखी होगी, फिल्म शहीद। याद रखो, अब उसमें अजय देवगन है शायद या बॉबी देओल, मुझे क्योंकि दोनों ने ही फिल्म कर रखी है। भगत सिंह जी के जब फांसी दी गई थी ना, तो उस दिन ये मनाया जाता है। देखो, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? लाहौर की जेल में, ठीक। और जिस केस में दिया गया था वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं इसको। तो जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है। शहीद दिवस एक मनाया जाता है। देखो, शहीद दिवस है, गांधी जी को गोली जिस दिन मारी गई थी, मतलब गांधी जी जिस दिन शहीद हुए थे, उस दिन को 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, गांधी जी की पुण्यतिथि में। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं, क्योंकि हम आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, और आपका भी समय कीमती, आपको और भी क्लासेस करनी है सिलेक्शन गुरुकुल के माध्यम से। हमारे कहने का मतलब ये कि हम आपके लिए सदैव खड़े हैं, ना सिर्फ पेट के लिए, बाकी यूपीएसआई और यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, और यहाँ तक कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे साथ जुड़िए। और इस क्लास के बाद एक लाइव क्लास आपको मिलेगी, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा। अपने सभी दोस्तों को बताओ और जुड़ो यार, क्योंकि पेट देखो 3 साल रहने वाला, फिर मैं बता रहा हूँ, तो 3 साल तक कोई पेट की परीक्षा नहीं आएगी। तो बस आज के लिए इतना करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।